दीमत, ये जो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह पूरा एक दिन वहां पे बैठे रहे, तमाम बागियों से मिलने की कोशिश करते रहे और मीटिंग करते रहे, और ये कहा जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो बागी हैं ये बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं। क्या इसमें सच्चाई आपको नजर आती है? क्या वाकई अमित शाह इस बात को लेकर परेशान है कि वो बागियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आशुतोष, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित कही जाने वाली पार्टी बीजेपी में अनुशासन के सभी टांके गुजरात में खुल गए, और टांके लेने के लिए ही शायद मोदी ने अमित शाह को गुजरात भेजा। भेजना इसलिए पड़ा कि सबसे पहले जब बागियों का सुर सुनाई दिया, खास करके सेंट्रल गुजरात, बड़ौदा, जहाँ से मधु श्रीवास्तव जैसे दबंग बीजेपी के नेता है, उन्होंने बीजेपी की एक सुनने से मना कर दिया जब उनकी टिकट कटी। तो सबसे पहले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को वहां भेजा गया। हर्ष संघवी को मिलने से भी मना कर दिया मधु श्रीवास्तव ने, क्या आप है कौन, आप तो मुझसे बहुत जूनियर है, मैं क्यों मिलूं आपको, कोई बड़ा नेता मुझसे मिलने आए, और अब तो मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा और जीतूंगा भी। और एक दमदार नेता है भी, जो भी उनकी छवि जो भी रही हो, पर बीजेपी में लगातार जीतते आए हैं और अभी भी वो दावा कर रहे हो। तो जब हर्ष संघवी से नहीं संभला, सीआर पाटिल से नहीं संभला, भूपेंद्र भाई तो खैर ये ऑपरेशन में थे ही नहीं, तब नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को दिल्ली से दौड़ाना पड़ा गुजरात के लिए कि कम से कम जाके पार्टी की आबरू बचाए, शाख बचाए। और आज वो नौबत आ गई कि अमित शाह जो कमलम में बीजेपी हेडक्वार्टर में गांधीनगर में बैठते, उसके दरवाजे बंद कर देने पड़े। इतने लोग बीजेपी के जो बागी विधायकों के समर्थक है, कमलम पर गांधीनगर में आए और नारेबाजी शुरू कर दी। तो एक तरह से पार्टी के लिए जो गुजरात में 27 साल से बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार ये नौबत आ गई है कि बीजेपी कांग्रेस और आपसे ज्यादा खुद अपने लोगों से लड़ने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सालों से बीजेपी को जिताते आ रहे हैं। और इस बार बीजेपी ने, जैसे नरेंद्र मोदी ने एंटी इनकम्बेंसी को टालने के लिए, उससे बचने के लिए बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 27 साल तो बहुत होते हैं आशुतोष, मुझे लगता है शादी में भी 7 साल के बाद एक 7 ईयर ईच आ जाता है। तो 27 साल किसे कहते हैं? 27 साल बाद जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे एक कोई शक नहीं, गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है। और एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए ही आपको याद होगा, 1 साल पहले विजय रूपाणी की पूरी मंत्रिमंडल समेत पूरी सरकार को गांधीनगर से बाहर कर दिया था मोदी ने, और तब से उनका भविष्य तय हो गया था। विजय रूपाणी हो या नितिन पटेल हो या भूपेंद्र सिंह चुडासमा जैसे बड़े पुराने नेता हो, आरएसएस के भी, बीजेपी के भी। तो इस बार तो उनको टिकट मिलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता था, पर उसके अलावा जो विधायक थे, जैसे आप 1 दर्जन से ज्यादा बता रहे, वो लोग बीजेपी के लिए अभी बड़ा सरदर्द है कि कैसे उनसे निपटा जाए, कैसे ऐसा कुछ किया जाए जैसे वो चुनाव में निर्दलीय भी ना उतरे। क्योंकि साफ बात है कि बीजेपी के ये जो नेता अगर बागी बन के चुनाव में उतरते तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का करेंगे। का बंटवारा होता है तो हर पार्टी में बागी खड़े होते हैं, और वो इस तरीके का हंगामा, इस तरीके का प्रदर्शन, इस तरीके की नारेबाजी चलती है। क्या ये जो इस बार हो रहा है, क्या ये गुजरात बिल्कुल नया है, या पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो रहा है, और इसका कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, आपने मुझे पूछा या अजय जी, आपसे दीमत आपसे सवाल। जी, नहीं, देखिए, ये न सिर्फ गुजरात में, देश के हर राज्य में होता है। जैसे ही कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर होते हैं, पर बीजेपी में अब तक वो एक कह सकते हैं कि बंद कमरे में रहता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पार्टी अध्यक्ष के सामने, अमित शाह के सामने या मोदी के खिलाफ कुछ बोल सके। इस बार मुझे लगता है पहली बार ये हुआ है नरेंद्र मोदी के आने के बाद गुजरात में, कि ये सुर जो बगावत के है खुलेआम सुनाई दे रहे हैं। कमलम के सामने सुनाई दे रहे, कॉन्स्टिट्यूंसीज में सुनाई दे रहे। और साफ बात है कि मोदी और शाह को भी साफ तौर पे एक डर तो है ही इस बात को लेकर, तभी अमित शाह को दौड़ना पड़े। वरना अमित शाह दिल्ली छोड़ के क्यों गुजरात ऐसी मामूली चीज के लिए आए? क्योंकि ये मामूली चीज है नहीं, चुनाव में बड़ा नुकसान कर सकती है बीजेपी को, कम से कम 10 से 12 सीटों पर। इसी नुकसान से बचने के लिए अमित शाह ने यहाँ आके कवायद शुरू की है, एक फायर फाइटिंग एक्सरसाइज शुरू की है, और पुरानी फाइलें खंगाल रहे वो सभी कैंडिडेट्स की, उनकी पॉलिटिकल रिकॉर्ड, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और बाकी सब चीजें, जिसके लेकर उनको कम से कम दबाव बनाकर वो चुनाव में बीजेपी के सामने ना उतरे निर्दलीय के रूप में, उसकी कोशिश हो रही है। तो आपको लगता है कि स्थिति गंभीर है वहां पे बागियों को, इसीलिए अमित शाह को वहां लगाया गया है?
बेशक विमल। बेशक, वरना अमित शाह यहाँ आते हैं, स्थिति गंभीर ही नहीं बेहद गंभीर है। और एक ऐसे मौके पे कि गुजरात में पहली बार इतने सालों में एक सीरियस त्रिकोणा जंग हो रहा है, ट्रायंगल फाइट हो रही है। आपका भले ही एक अभी सिर्फ हाइप के तौर पे दिख रहा है, हवा हवा के तौर पे दिख रहा है, पर इतने हल्के में केजरीवाल को आप ले नहीं सकते। अभी भी 15 दिन बाकी है गुजरात में। पिछले दिनों में आपने जैसे देखा है कि केजरीवाल ने अचानक रुपयों की नोटों पर लक्ष्मी और गणेश छपवाने की बात कह के एक नया मुद्दा उठाया था। केजरीवाल किसी भी वक्त चुनाव में ऐसे मुद्दे डाल के चुनाव को मोड़ने की ताकत रखते हैं, जो पहले हम मानते थे कि सिर्फ मोदी ही रखते हैं, पर केजरीवाल भी ऐसे मुद्दे उछाल सकते हैं, चुनाव पर असर डाल सकते हैं। कांग्रेस भले ही गुजरात में अभी किसी गंभीर चुनावी स्थिति में, चुनावी मोड़ में या कैंपेन में नहीं दिख रही हो, कांग्रेस मुझे लगता है कुछ गलत उनसे हो गया, इसी तरह छिप छिप के काम कर रही है गुजरात चुनाव में प्रचार को लेकर भी। जैसे गांव में सभाएं करना, मोदी ने जो कहा था कि खटिया बैठक, उस तरह की बैठकें करना, पर अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका या सोनिया गुजरात को लेकर सीरियस नहीं है। अशोक गहलोत को यहाँ भेज दिया है, पर अशोक गहलोत पता नहीं कितना संभाल पाएंगे लोकल नेताओं के साथ, जो भी नए हैं। इतना बड़ा कोई नाम नहीं है गुजरात में कांग्रेस में नरेंद्र मोदी के सामने या केजरीवाल के सामने। तो एक असमंजस सी की स्थिति बनी हुई है कि बीजेपी के सामने चैलेंज है भी और नहीं भी है। पर जो लास्ट में देखा गया कि सबसे बड़ी चैलेंज ना कांग्रेस से ना आपसे, बल्कि बीजेपी के खुद के लोगों से, बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।